नमस्कार, अक्ष एडु पॉइंट में आपका स्वागत है। सबसे पहले आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप यूपी टेट में सफल होना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म चुना है। हम आपको यूपी टेट में सफल होने की 100% गारंटी देते हैं। यदि आप हमारे साथ जुड़े रहे, हमारे चैनल को सपोर्ट करते रहे, तो हम इसी तरह से आप तक इस तरह की वीडियोज पहुंचाते रहेंगे। आज की इस वीडियो में पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो आपके यूपी टेट परीक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने बाल मनोविज्ञान एवं हिंदी के बहुत सारे वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, जिन्हें आप हमारे चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य की कोई समुद्री सीमा नहीं है? देखिए ऑप्शंस में चारों जो राज्य दिए हुए हैं वो भारत के हैं, तो उन्होंने पूछा है कि इनमें से किस राज्य की सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। तो देखिए गोवा की जो सीमा है वो समुद्र से मिलती है, आप जानते ही हैं। उड़ीसा की सीमा समुद्र से मिलती है और केरल की जो सीमा है वो भी समुद्र से मिलती है। लेकिन त्रिपुरा जो दिया है उसकी सीमा समुद्र से नहीं मिलती है। तो यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। इसको देखिए एक बार हम मैप में भी देख लेते हैं। तो आप मैप में देखेंगे जो रेड कलर का दिया हुआ है वो त्रिपुरा है और त्रिपुरा जो है वो समुद्र से दूर है, उसकी सीमा समुद्र से नहीं मिल रही है। ठीक है, बाकी जो राज्य है वो समुद्र के किनारे स्थित हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है? छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश। तो देखिए इसको भी हम मैप से देख लेते हैं। तो छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, ये तीनों ही जो है उत्तर प्रदेश के पड़ोसी राज्य हैं। लेकिन जो महाराष्ट्र है वो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य नहीं है, उसकी सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं लगती है। चलिए इसको एक बार मैप में देख लेते हैं। मैप में आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के चारों ओर जितने भी प्रदेश हैं वो आप देख लीजिए, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार। देखिए और एक तरफ है नेपाल। लेकिन जो महाराष्ट्र है वो उत्तर प्रदेश से दूर है। महाराष्ट्र कहाँ पर है? ये वाला जो है महाराष्ट्र है। ठीक है, तो महाराष्ट्र की सीमा उत्तर प्रदेश से नहीं मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बसंत काल में फसलों के लिए सर्वाधिक हानिकारक होता है? तो इसमें ओस लिखी हुई है पहले ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में है पाला, तीसरे ऑप्शन में है तुषारपात और चौथे ऑप्शन में है अधिक तापमान। तो देखिए वैसे तो ये सभी जो जितने भी दिए हुए हैं ऑप्शन में सभी जो है फसल के लिए हानिकारक होते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा है सर्वाधिक पूछा है उन्होंने, तो इसमें से तुषारपात यानी कि ऑप्शन 3 सही होगा। देखिए तुषारपात के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये होता क्या है। यह पाला से भी अधिक हानिकारक है। जब तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है तो पौधों की कोशिकाओं में मौजूद पानी जम जाता है, जिससे उन्हें बहुत नुकसान पहुंचता है। अब देखिए अगर मनुष्य का जो ब्लड है अगर वो जम जाए तो क्या होगा? मौत हो जाएगी। इसी तरह से जो पौधों की कोशिकाओं में मौजूद जल है वो अगर जम जाए तो क्या होगा? पौधों को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा नुकसानदायक है तुषारपात। ठीक है, पाला जो पड़ता है वो ऊपर से ही बर्फ के रूप में पड़ जाता है। बर्फ के छोटे छोटे क्रिस्टल्स आपने देखे होंगे व्हाइट कलर के। ठीक है, वो इकट्ठे हो जाते हैं, गिर जाते हैं पेड़ पौधों पर और आपने देखे होंगे जमीन पर पड़े हुए, या जो छप्पड़ है उन पर आप देख सकते हैं उनको आसानी से। ठीक है, वो पाला होता है। ओस आपने देखा होगा, पानी की बूंदें होती हैं जो रात को गिर जाती हैं। अधिक तापमान आप जानते ही हैं, हाई टेम्परेचर, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाना। तो इसमें तुषारपात जो है वो सर्वाधिक नुकसान देने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृति में सर्प पादपों पर निर्भर कीटों को खाते हैं? यदि मोर सर्प को खाता है तो मोर होगा। देखिए जो खाद्य श्रृंखला है उसमें कैसे होता है, सबसे पहले होते हैं उत्पादक, फिर प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता, फिर द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता और फिर तृतीय श्रेणी के उपभोक्ता। इस तरह से तो एक खाद्य श्रृंखला बन जाती है और उसके ऊपर होते हैं अपघटक जो सभी को खाते हैं, गलाते हैं। कीटों को खाता है सर्प, ठीक है, और सर्प को खाता है मोर। तो मोर जो होगा वो खाद्य स्तूप के शीर्ष पर होगा, सबसे ऊपर होगा खाद्य श्रृंखला में। ठीक है, तो इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, खाद्य स्तूप का शीर्ष पर स्थित होगा मोर। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ताजमहल को किसके प्रभाव से खतरा बना हुआ है? तो देखिए इसमें क्लोरीन, सल्फर डाइऑक्साइड, ब्रोमीन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए इसमें सल्फर डाइऑक्साइड वाला ऑप्शन इसमें सही होगा ऑप्शन के हिसाब से। वैसे जो है सल्फर डाइऑक्साइड SO2 और NO2 यानी कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये क्या होते हैं? उत्सर्जित होते हैं यहाँ से। ठीक है, पृथ्वी से ही प्रदूषण से। कौन से? सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वो आकाश में चले जाते हैं, वहां पर जल वाष्प के साथ क्रिया करते हैं और सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बना देता है यानी कि H2SO4। इसी तरह से जो NO2 है वो नाइट्रिक एसिड बना देता है
नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड बारिश के साथ दोबारा से पृथ्वी पर आ जाते हैं, जो यहाँ पर ताजमहल को या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं, जिसे कहते हैं अम्लीय वर्षा या एसिड रेन। ठीक है, इसके बारे में मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छी तरह से बता चुका हूं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। चलिए, इसमें जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ताजमहल के प्रभाव को खतरा बना रहा है। सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ताजमहल को खतरा पहुंचा रहा है, नुकसान पहुंचा रहा है। इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, डीडीटी की सांद्रता का उच्चतर पोषण स्तरों में बढ़ता संग्रह कहलाता है। जैविक सांद्रण, जैविक विभव, जैविक मूल्यांक और जैविक मान। देखिए डीडीटी है क्या, पहले इसको आप समझ लीजिए। डीडीटी जो है वो एक कीटनाशक दवाई है। अब कीटनाशक दवाई क्या है, वो वनस्पति पे या पेड़ पौधों पर या घास फूस पर छिड़काव किया जाता है उसका कीटों को मारने के लिए। वनस्पति जो है डीडीटी को अवशोषित कर लेती है, और जब वनस्पति को कोई उपभोक्ता, जो प्रथम श्रेणी का उपभोक्ता है, वो उपभोग करता है, खाता है, तो डीडीटी जो है उसके अंदर चली जाती है। और जब उस प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता को, जो ऊपर वाले जो मांसाहारी जीव हैं जो वो खाते हैं, तो डीडीटी जो है उनके अंदर भी चली जाती है। किनके द्वारा? प्रथम श्रेणी के उपभोक्ताओं के द्वारा। और एक मांसाहारी जीव बहुत सारे ऐसे जानवरों को खाता है जो पहले से ही डीडीटी की मात्रा घास फूस या वनस्पति के माध्यम से ले चुके हैं। तो इस तरह से जो है मांसाहारी जब बहुत सारे जानवरों को खा लेगा तो उसमें उसकी सांद्रता बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो इस घटना को कहते हैं जैविक सांद्रण। ठीक है, इसको जैविक आवर्धन भी कहते हैं। जैविक सांद्रण या जैविक आवर्धन, ऑप्शन में इनमें से कोई सा भी होगा, आपको वो टिक कर देना है। चलिए, इसमें फिलहाल ऑप्शन 1 सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, लाइकेन निम्न में से किसका उदाहरण है? तो देखिए, सह उपकारिता, सहभोजिता, परजीविता या स्पर्धा। तो देखिए, इसमें से जो ऑप्शन सही होगा वो होगा पहला वाला, सह उपकारिता। देखिए इसमें क्या है, लाइकेन सह उपकारिता का एक उदाहरण है, क्योंकि इसमें कवक और शैवाल दोनों एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इस सहजीवी संबंध में कवक शैवाल को सुरक्षा, आश्रय और खनिज प्रदान करते हैं, जबकि शैवाल प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कवक के लिए भोजन का उत्पादन करते हैं। तो एक दूसरे की मदद करते हैं कौन कौन? कवक और शैवाल। किसमें? लाइकेन में। तो यह होगा सह उपकारिता। सह उपकारिता का मतलब है एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे पर उपकार करना। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु मानव में विषाक्तता उत्पन्न करती है? तो देखिए, चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए, जस्ता, सीसा, लोहा और मैग्नीशियम। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, सीसा यानी कि लेड। ठीक है, ये क्या करता है? विषाक्तता उत्पन्न करती है मानव में। चलिए, ये दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर फिलहाल सही होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लगातार हमारे वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं यूपी टेट के हिसाब से। मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप अगर हमारे चैनल से जुड़े रहे, ठीक है, इसी तरह से हमें सहयोग करते रहे, तो हम आपको इसी तरह से वीडियो लाते रहेंगे और आपका यूपी टेट 100% पार होगा। आप यूपी टेट को क्रैक करेंगे। यूपी टेट को हमने बहुत ही बारीकी से समझा है। जब से यूपी टेट की शुरुआत हुई है 2011 से, हमारी नज़र लगातार यूपी टेट पर बनी हुई है। ठीक है, तो इसको हमने बहुत बारीकी से समझा है, जाना है, तो उसी का आप लाभ आप भी ले सकते हैं। हम आप तक इसी तरह की वीडियो पहुंचाते रहेंगे यदि आप हमें सपोर्ट करते रहे, यदि हमारे चैनल से आप जुड़े रहे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब किसी नदी में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित की जाती है तब बीओडी, बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये क्या होती है? जब कोई भी कार्बनिक पदार्थ, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड जल में मिल जाता है, तो उसे तोड़ने के लिए जो उसमें सूक्ष्म जीव हैं वो उसको तोड़ना शुरू कर देते हैं, लेकिन तोड़ने में उन्हें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, जो ऑक्सीजन उन्हें आवश्यकता होती है उसे तोड़ने के लिए, उसे बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब देखिए, अगर ज्यादा मल प्रवाह कर दिया, जो मल है वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है यानी कि कार्बनिक पदार्थ है, तो उसे तोड़ने के लिए जीवों को ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी तो उन्हें ज्यादा ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। तो जो बीओडी है यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो बढ़ जाएगा। तो पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। यदि जल में मलयुक्त जल की भारी मात्रा प्रवाहित की जाए तो बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाएगा। पहला वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घास के मैदान की खाद्य कड़ी में सर्वोच्च उपभोक्ता है? देखिए, घास के मैदान में सर्वोच्च उपभोक्ता जो होता है वो होता है मांसाहारी, क्योंकि जो घास फूस है उसको प्रथम श्रेणी के उपभोक्ता जैसे कि हिरन, बकरी, भैंस, ठीक है, गाय, ये खाते हैं। और बकरी, हिरन, गाय, भैंस को कौन खाते हैं? मांसाहारी जानवर। तो वो सर्वोच्च
स्थल पर हुए, ठीक है, सर्वोच्च उपभोक्ता हुए, मांसाहारी। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, पोषण की दृष्टि से अपघटक होते हैं। अब अपघटक क्या होते हैं? जब कोई जीव मर जाता है, ठीक, कोई जानवर मर जाता है, वो सड़ने गलने लगता है, उसमें छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो जाते हैं, पैदा हो जाते हैं, और वो उसको खाकर खत्म कर देते हैं। उसे बोलते हैं मृतोपजीवी, ठीक है, या मृतपोषी। क्या बोलते हैं? मृतोपजीवी। तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा, ठीक, इनको अपघटक भी कहते हैं। फिलहाल यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव द्वारा निर्मित सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है, जो मानव ने बनाया है उसके बारे में उन्होंने पूछा है। तो देखिए, उद्यान होते हैं, आप जानते होंगे उद्यान के बारे में, एक्वेरियम, खेत और तालाब। तो एक्वेरियम जो होता है, छोटा सा एक पिंजरा सा होता है जिसमें मछलियां पाली जाती हैं, शीशे का बना होता है, आपने देखा ही होगा। तो एक्वेरियम जो है वो सबसे छोटा पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। दूसरा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कान्हा राष्ट्रीय पार्क स्थित है गुजरात में, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में या मध्य प्रदेश में? तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 4, मध्य प्रदेश में। पिछली वाली वीडियो में भी ये प्रश्न आया था। प्रश्न कभी कभी रिपीट हो जाते हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, अलग अलग परीक्षाओं में आए होते हैं, तो क्या होता है, रिपीट हो जाते हैं। इससे आपको ये फायदा होगा कि आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको कंठस्थ हो जाएगा, आप उसे कभी भूलेंगे नहीं। चलिए फिलहाल आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष की देन है? ये भी आपने पिछली वीडियो में देख लिया होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा, मैं सीधा सीधा आपको बता देता हूं क्योंकि आपने ये पहले पढ़ लिया होगा, कि आप जानते भी होंगे। तो 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आया था। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, ठीक है। इसके साथ एक प्रश्न और भी था कि प्रोजेक्ट टाइगर कब लॉन्च हुआ? तो प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, यानी कि इसके एक साल बाद, ठीक है। इंदिरा गांधी जी ने किया था इसकी शुरुआत, आपने पढ़ ही लिया होगा पिछली वाली वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिलहाल यहाँ पर तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, 1972 में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, शैवालों का अध्ययन कहलाता है फाइकोलॉजी, एग्रोनॉमी, माइकोलॉजी और हिस्टोलॉजी? तो इसका सही उत्तर होगा फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी जो होता है वो शैवालों का अध्ययन होता है इसके अंदर, ठीक है। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए, जो बाकी जो ऑप्शन है वो भी इंपॉर्टेंट है और इनसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। इनको भी हम एक नजर में देख लेते हैं। जो माइकोलॉजी है, इसके अंतर्गत कवक या फफूंदी का अध्ययन किया जाता है। एग्रोनॉमी के जो दूसरा वाला ऑप्शन है एग्रोनॉमी, यह खेती एवं फसल उत्पादन से संबंधित है। और हिस्टोलॉजी जो है, यह ऊतकों का अध्ययन होता है इसके अंदर, ठीक है। हिस्टोलॉजी में ऊतकों का यानी टिश्यूज का, ठीक है। तो लेकिन इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वो पहला वाला होगा, यानी कि फाइकोलॉजी, शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व का लगभग कितना भाग मरुस्थलीय है? ठीक है, 1/3, 2/3, 1/4 और आधा, यानी रेगिस्तान कितने भाग में है? तो इसका पहला वाला ऑप्शन सही होगा, 1/3, ठीक है। 1/3 जो भाग है विश्व का वो मरुस्थल है, तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता है, ऐसा क्यों? तो देखिए, इसका सीधा सीधा मैं आपको उत्तर बता देता हूँ, ऑप्शन में इसमें नहीं पढ़ता हूँ, ऑप्शन आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो सही उत्तर जो होगा इसका वो होगा, नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। नमकीन पानी का घनत्व का मतलब है गाढ़ा होना, ठीक है। पानी जो नमक का होगा वो थोड़ा सा गाढ़ा होगा, और जो साधारण पानी है उसका घनत्व कम होगा, ठीक है। तो जो गाढ़ा होगा उसमें चीज आराम से तैर जाएगी, और जो पानी हल्का होगा उसमें कोई भी चीज डूब जाएगी। तो यही कारण है कि नमकीन पानी में जो है नींबू तैरता रहता है, और जो साधारण पानी है उसमें नींबू डूब जाता है। क्यों? नमकीन पानी का घनत्व जो है वो ज्यादा है किसके अपेक्षा? साधारण पानी के। यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के नियंत्रण का उपाय है। देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। अपशिष्टों को जल स्रोतों से विसर्जित न किया जाए। दूसरा है, उपचारित गंदे पानी का उपयोग सिंचाई में किया जाए। तीसरा है, मृत मानव एवं पशुओं को जल में बहाया जाए, ठीक है। और चौथा है, गंदे जल से अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाए, यानी गंदे जल से जो है अपशिष्ट पदार्थ जो है उनको बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है। ये सबसे सही है, यानी कि चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। जो कूड़ा कचरा है वो गंदे जल से उसको बाहर निकाल लिया जाए, ठीक है। ये इसका मतलब हुआ, गंदे जल से अपशिष्टों का उत्सर्जन किया जाए। तो चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, ऊंट बिना पानी के कुछ दिन तक मरुस्थल में रहता है, ऐसा वह कर पाता है? देखिए, ऊंट जो है कुछ दिन तक मरुस्थल में बिना पानी के भी रह सकता है, ठीक है। ऐसा क्यों?
तो अपनी पेशी में जमा किए पानी का प्रयोग करके, दूसरा है अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके, तीसरा है उपापचय क्रिया को कम करके, और चौथा है पानी के प्रयोग को कम करके। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही है, अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके। अब देखिए, ऊंट अपने कुबड़ में जमा की चिकनाई का उपयोग करके बिना पानी के कुछ दिनों तक जीवित रह पाता है। जब भोजन की कमी होती है तो शरीर इस वसा को तोड़कर ऊर्जा उत्पन्न करता है और इस प्रक्रिया में पानी भी बनता है। तो इस तरह से जो है ऊंट कुछ दिन तक बिना पानी के भी चला लेता है अपना काम। तो इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, अपने कुबड़ में जमा की गई चिकनाई का प्रयोग करके ऊंट जो है कुछ दिन तक मरुस्थल में बिना पानी के भी रह पाता है। दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ पानी मिलाया जाता है तो यह क्या हो जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने देखा ही होगा, जो पीओपी होती है घरों में उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो मुलायम हो जाता है, बहुत मुलायम हो जाता है, कड़ा हो जाता है, बहुत कड़ा हो जाता है। तो देखिए जो पीओपी है उसमें अगर पानी मिला दिया जाए, पानी मिलाने के बाद पीओपी लगा दी जाती है दीवार वगैरह पर, जहां पर भी लगाना उसको लगाना होता है उसको लगा देते हैं। तो कुछ देर बाद आप देखोगे वो बहुत ज्यादा कड़ा हो जाता है। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। पीओपी में अगर पानी मिलाया जाए, थोड़ी देर उसका इंतजार किया जाए तो बहुत ज्यादा कड़ा हो जाता है। चौथा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वातावरण के ऊपरी भाग में उपस्थित ओजोन की परत को किससे नुकसान हो रहा है? अब देखिए, वातावरण के ऊपरी भाग में जो उपस्थित ओजोन की परत है उसको सबसे ज्यादा किस चीज से नुकसान हो रहा है? तो वो होगी क्लोरोफ्लोरोकार्बन यानी कि सीएफसी। ठीक है, सीएफसी से ओजोन परत को सबसे ज्यादा नुकसान होता है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल से जुड़े रहे, ठीक है, मैं आपको भरोसा दिलाता हूं कि आप यूपी टेट में 100% पास होंगे। ठीक है, जिन जिन सब्जेक्ट को हमारे चैनल पर पढ़ाया जाएगा उसमें आप बहुत अच्छे मार्क्स लेकर आएंगे 25 से ऊपर। ठीक है, बाकी जो सब्जेक्ट बचेंगे उनमें आपको थोड़े नंबर भी अगर आप ले आए तो आपका काम हो जाएगा। यूपी टेट आप 100 से ऊपर ले आएंगे नंबर। तो फिलहाल हम यहाँ पर आपको मनोविज्ञान, हिंदी और पर्यावरण पढ़ा रहे हैं। ठीक है, समय बीतने के साथ साथ और भी सब्जेक्ट आपको पढ़ाए जाएंगे इस चैनल पर। तो आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट भी क्या करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर भी जरूर करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, हमारे पर्यावरण के महत्वपूर्ण घटक वृक्ष को अधिकतम हानि कैसे पहुंचती है? तो देखिए चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। तो उन्होंने अधिकतम पूछा है यानी कि सबसे ज्यादा। इसमें बाकी जो ऑप्शन है उससे भी हानि पहुंचती है, लेकिन सबसे ज्यादा उन्होंने पूछी है। तो देखिए इसमें जो सभी पत्तियों को अगर नष्ट कर दें तो वृक्ष को सबसे ज्यादा हानि पहुंचती है, क्योंकि अगर वृक्ष की पत्तियां नहीं होंगी तो फोटोसिंथेसिस की जो क्रिया है वो रुक जाती है। ठीक है, और उससे वृक्ष को नुकसान पहुंचता है। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? दांतों के विकास के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपपाचन में, लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में, उपकला ऊतकों के सामान्य स्वास्थ्य के लिए। तो देखिए इसमें तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा। लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में विटामिन ई की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तीसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यवस्था प्राकृतिक नियमों से संचालित नहीं होती है? तो देखिए जो प्राकृतिक नियम नहीं हो चलते हैं वो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र पर नहीं चलते हैं। ठीक है, ये प्राकृतिक तो हुई ही जो अपने आप नेचुरली होती है, जो गॉड गिफ्ट होती है, जो प्रकृति ने हमें दी है। कृत्रिम का मतलब होता है जो इंसान ने बनाया है, हमारे द्वारा बनाया गया है। तो कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र पर प्राकृतिक नियम नहीं चलते हैं। तो यहाँ पर दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान चमोली के निकट अवस्थित है? तो देखिए चमोली कहाँ है? उत्तराखंड में है, आप जानते ही होंगे। तो इसमें दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो है वो उत्तर प्रदेश में है। वृद्ध हिमालय उद्यान जो है ये हिमाचल प्रदेश में है। जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान जो है ये उत्तराखंड में है, लेकिन चमोली के पास नहीं है। और नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है वो चमोली के निकट है। चौथा वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रभा मंडल प्रकाश के अपवर्तन से उत्पन्न होता है। तो सूर्य का प्रभा मंडल क्या होता है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए बादलों में सूरज के चारों ओर एक वलय सा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, एक वलय यानी घेरा सा बन जाता है, आपने देखा भी होगा। अगर बादल है तो सूर्य के चारों ओर एक आपको घेरा सा नजर आएगा, इसको बोलते हैं प्रभा मंडल। ठीक है, और ये प्रकाश के अपवर्तन यानी टकराने से बनता है। ठीक है, ये उन्होंने पहले ही बता दिया है कि प्रकाश किससे टकराता है। ठीक है, जो प्रभा मंडल बन जाता है। तो इसमें देखिए स्त्री मेघों के जलवाष्प में, पक्षाभ स्त्री मेघों के हिमरवों में,
पक्षाभ मेघों के हिमरवों में और स्त्री मेघों की धूल किरणों में। इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, पक्षाभ स्त्री मेघों के हिमरवों में। अब देखिए पक्षाभ स्त्री मेघ कौन से होते हैं, ये बहुत ऊंचाई पर पाए जाते हैं और पतले पंख जैसे दिखते हैं, ठीक है, इन्हें बोलते हैं पक्षाभ स्त्री मेघ। अब हिमरव क्या होते हैं, हिमरव होते हैं इन बादलों का निर्माण बर्फ के क्रिस्टलों से होता है, ठीक है, बर्फ के क्रिस्टलों से जो बनी बादल हैं उन्हें कहते हैं हिमरव। और पक्षाभ स्त्री मेघ कहते हैं ऊंचाई पर पाए जाने वाले बादल, ठीक है, जो पंख जैसे दिखते हैं। तो इनसे टकराने के बाद जब प्रकाश इनसे टकराता है तो क्या बना लेता है, प्रभामंडल बना लेता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर फिलहाल दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वन भारत में आर्थिक दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो देखिए इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, पतझड़ वाले वन। देखिए इन्हें पर्णपाती वन भी कहा जाता है, ठीक है, पतझड़ वाले वन को पर्णपाती वन भी कहते हैं क्योंकि पत्ते गिराते हैं, इसलिए इनको पर्णपाती या पतझड़ वाले वन कहते हैं। ये वन भारत के एक बड़े क्षेत्र में पाए जाते हैं और अपनी मूल्यवान लकड़ी जैसे सागौन व साल के लिए महत्वपूर्ण है, जिनका उपयोग फर्नीचर निर्माण एवं कागज निर्माण में किया जाता है, यानी कागज बनाने में और फर्नीचर बनाने में किया जाता है। फिलहाल यहाँ पर चौथा वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैव उपचारण से तात्पर्य है, उपचारण क्या होता है ये उन्होंने पूछा है। तो देखिए इसमें जो है पहला वाला ऑप्शन सही होगा, जीवों द्वारा पर्यावरण से विषैले पदार्थों का निष्कासन करना कहा जाता है जैव उपचारण, ठीक है। इसमें क्या होता है, यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीवों, कवक या पौधों जैसे जैविक जीवों का प्रयोग करके मिट्टी, पानी या अन्य वातावरण से प्रदूषकों को हटाया जाता है, निष्क्रिय किया जाता है, ठीक है। तो सूक्ष्म जीवों का उपयोग करके प्रदूषण को हटाना किससे, मिट्टी, पानी या अन्य वातावरण से, ठीक है, वातावरण से, मिट्टी से या पानी से, प्रदूषण करने वाली चीजों को हटाना क्या कहा जाता है, जैव उपचारण, ठीक है। यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रीन मफलर का संबंध है वायु प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, तापीय प्रदूषण से या जल प्रदूषण से। इसमें दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा, ग्रीन मफलर का जो संबंध है वो ध्वनि प्रदूषण से है। इसमें क्या होता है, जो सड़क के किनारे या जो राजमार्ग हैं, जो हाईवेज हैं, उनके किनारे पर कुछ झाड़ियां या पेड़ पौधे लगा दिए जाते हैं, जिससे क्या ध्वनि उनसे टकराकर रुक जाती है और ध्वनि प्रदूषण कम होता है। इसी को कहते हैं ग्रीन मफलर और यह ध्वनि प्रदूषण रोकने में सहायक होता है, ठीक है। जो पेड़ पौधे सड़क के किनारे लगाए जाते हैं उसी को ग्रीन मफलर कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का अंतिम प्रश्न। मुझे पूर्ण विश्वास है कि वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, काफी मेहनत की जाती है आपके लिए और मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो को लाइक करेंगे और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा पर्यावरण रक्षा एवं सुधार हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार है। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में जो पर्यावरण की रक्षा के लिए पुरस्कार दिया जाता है वो चारों ऑप्शन हम पढ़ लेंगे पहले, फिर सही आपको उत्तर मैं बताऊंगा उसके बाद। ग्लोबल 500, राइट लिवलीहुड, गोल्डमैन और गोल्डन पांडा। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। ग्लोबल 500 जो है वो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम में पर्यावरण रक्षा एवं सुधार हेतु दिए जाने वाला पुरस्कार है। पहला वाला ऑप्शन इसमें सही होगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास आपको कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।